स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण 20 नवंबर को होना है। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भव्य तैयारी की गई है। नई सरकार के गठन को लेकर सीएम नीतीश के आवास पर बैठकों का दौर जारी है। वहीं निर्वाचन आयोग ने भी राज्यपाल को नवनिर्वाचित विधायकों की सूची सौंप दी है। प्रशासन ने गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां भी शुरू कर दी है। सोमवार को नीतीश मंत्रिमंडल का आखिरी कैबिनेट होगा। ये रिपोर्ट आप देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद नई सरकार शपथ ग्रहण की तारीख भी सामने आ गई है। 20 नवंबर को बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की भव्य तैयारी है। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के आने की संभावना है। साथ ही एनडीए के तमाम बड़े नेता भी इस समारोह में शामिल होंगे। वहीं नई सरकार के गठन को लेकर सीएम नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए नेताओं का लगातार जमावड़ा लगा है। मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। नई सरकार का फॉर्मूला तय हो रहा है। रविवार को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सहित कई बड़े नेताओं की सीएम आवास पर जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की। सभी नेताओं ने चुनाव में एनडीए की डबल सेंचुरी के लिए बधाई दी है। सीएम नीतीश आवास पर बैठकों का दौर जारी रहा। सम्राट चौधरी, ललन सिंह, संजय झा ने सीएम के साथ बैठक की। तो बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को भी सीएम हाउस बुलवाया गया। इतना बड़ा मैंडेट दिया है एनडीए को और मुझे लगता है कि मैंडेट के साथ जवाबदेही भी है। सरकार जो अगले 5 साल बनेगी और जो हम लोगों ने मैनिफेस्टो में हम लोगों ने रिलीज किया था, उस मैनिफेस्टो में जो बात है निश्चित रूप से सरकार की प्रायोरिटी है अगले 5 साल में ये काम पूरा करना। तो फिर किस लालू गठन हो जाएगा और क्या कुछ बातचीत चल रही है, जल्दी सब बात सामने आ जाएगा। बिल्कुल इधर देखिए, फास्ट पेस पे है सब कुछ, बातचीत चल रही है और मुझे लगता है जल्दी ही सरकार के गठन का प्रक्रिया शुरू होगा। गांधी मैदान में प्रशासन शपथ ग्रहण की तैयारी में जुट गया है। गांधी मैदान में 17 नवंबर से 20 नवंबर तक के लिए लोगों के आने जाने पर रोक लगाई गई है। निर्वाचन आयोग ने भी राज्यपाल को नवनिर्वाचित विधायकों की सूची सौंप दी गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सचिव और बिहार के सीईओ विनोद सिंह गुंजियाल, एडिशनल सीईओ ने राजभवन में राज्यपाल को सूची सौंपी है। माननीय राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने सूची सौंप दी है और अभी जैसे कंप्लीट हो गई ये प्रक्रिया। अब आगे संसदीय कार्य विभाग की तरफ से कार्यवाही जी आगे। देखिए, सूची सौंपी जा चुकी है ऑनरेबल गवर्नर को और आचार संहिता उसके बाद। एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद सबकी निगाहें नई सरकार की शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी है। अब बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई है। 20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की भव्य तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि इस समारोह में पीएम मोदी को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेताओं के आने की भी संभावना है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, अमित कुमार और रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, दिल्ली में लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर अपनी पीड़ा बताई है। रोहिणी आचार्य ने कहा, मेरे ऊपर चप्पल चलाया गया, मेरे माता पिता, मेरी बहन मेरे लिए रो रहे थे। भगवान न करे आप लोगों के घर में मेरी जैसी बहन बेटी पैदा हो। रोहिणी ने मीडिया कर्मियों से कहा कि आप ये बात जरा तेजस्वी यादव से जाकर पूछिए, किसके शह पर हुआ है उनसे जाकर पूछिए, संजय यादव और रमीत से पूछिए। रोहिणी ने कहा, भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया, इस तरह के माता पिता मिले। जो बोलना था हम अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे बोल चुके हैं जी। क्या बोलना आपने जो ट्वीट किया उसमें कहा गया है परिवार चप्पल चलाया गया, गालियां दी गई, आपने बताया, आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात आप अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। रोहिणी किस बात पर ये खफा हुए, क्या हुआ कुछ बताएंगे?
फिर हम बाद में बात आराम से रोहिणी जी चप्पल अभी हम नहीं बात कर सकते हैं। आप आराम से बात आप ये बात जाके तेजस्वी यादव, आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया। आप बहुत ज्यादा रोई हैं, इसकी वजह से आपकी आवाज बैठ गई है। रोहिणी, आप बहुत ज्यादा रोई हैं। आपकी लालू जी से कोई बातचीत हुई इस बीच में? जैसा बर्ताव किया, चप्पल फेंकने मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। मेरी बहनें, मेरे माता, मेरे पिता मेरे साथ हैं। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? अगला कदम आपका क्या होगा? लालू जी से हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय कैमरा तो पीछे कर रही है। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे? अभी अभी हम अपने ससुराल जा रहे हैं। बॉम्बे जा रहे हैं, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके। उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास। और लालू प्रसाद के परिवार में तूफान जारी है। रविवार को भी रोहिणी ने 2 भावुक पोस्ट कर परिवार की लड़ाई को सड़क पर ला दिया। इस रिपोर्ट को आप देखिए। लालू प्रसाद के परिवार में तूफान जारी है। रोहिणी आचार्य के पोस्ट ने परिवार में खराब संबंधों की परतें खोलकर रख दी हैं। रविवार को रोहिणी ने फिर 2 भावुक और तीखे पोस्ट किए। रोहिणी के पोस्ट के बाद लालू परिवार के भीतर अंतर कलह को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। रोहिणी आचार्य ने पहले पोस्ट में लिखा, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़कर आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते पर कभी ना चले। किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। रोहिणी ने इसके बाद एक और पोस्ट किया। दूसरे पोस्ट में रोहिणी ने अपने परिवार के लिए बेहद तल्ख शब्दों का प्रयोग किया। रोहिणी ने लिखा, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूँ और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब गंदी किडनी लगवाई। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं, उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बगैर अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हुआ है कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त न अपने पति न अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बताया गया है। आप सब मेरी जैसी गलती कभी ना करें। किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी ना हो। मेरा कोई परिवार नहीं है, कोई लोग निकाला है हमको परिवार से। इससे पहले शनिवार को पटना एयरपोर्ट पर रोहिणी की आंखों में गुस्सा दिखा, रुआसी आवाज सुनाई दी। रोहिणी ने तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज पर सबसे बड़ा आरोप लगाया है। रोहिणी ने कहा कि उनका कोई परिवार नहीं है, उनको घर से निकाल दिया गया है। संजय और रमीज का नाम लेने पर गालियां दी जाती हैं, यहाँ तक कि चप्पल चलवाया जाता है।
संजय रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी आचार्य इससे पहले भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए परिवार और राजनीति छोड़ने की बात कह चुकी हैं। शनिवार को उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं, अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। परिवार और पार्टी से निकाले जाने के पहले और बाद तक लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप संजय यादव को जयचंद बताते रहे हैं। अब रोहिणी ने भी वैसा ही आरोप लगाया है। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद की वो बेटी हैं जिसने पिता की जान बचाने के लिए अपनी किडनी तक दान दी है, लेकिन आज वो अनाथ, मायका छुड़वाने और रोहिणी जैसी बेटी ना होने ऐसे शब्दों से अपनी पीड़ा बताने को मजबूर है। बड़ा सवाल है कि क्या लालू परिवार में महाभारत छिड़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, रोहिणी आचार्य लगातार अपना दर्द बयां कर रही है। रोहिणी के पोस्ट पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। एनडीए के दल लालू प्रसाद को नसीहत दे रहे हैं। रोहिणी के पोस्ट पर कई सवाल उठ रहे हैं। अब ये जाकर के आप संजय रमीज तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है, कोई लोग निकाला है हमको परिवार से। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद लालू परिवार में भूचाल मचा हुआ है। रोहिणी ने रविवार को लगातार 2 पोस्ट कर परिवार की कलह को सार्वजनिक कर दिया। इसके पहले शनिवार को रोहिणी ने तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज पर घर से निकालने का गंभीर आरोप लगाया। रोहिणी आचार्य के ताबड़तोड़ पोस्ट पर लालू परिवार में तूफान पर सियासी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। रोहिणी के दर्द और पीड़ा से हर राजनीतिक दल सहानुभूति जता रहा है। साथ ही इस पूरे मसले पर लालू प्रसाद की खामोशी पर भी सवाल उठ रहे हैं। लालू जी की बेटी रोहिणी सबकी बेटी है। अगर उसके आंख से आंसू निकले हैं, अगर उसके मुंह से वेदना निकली है, आखिर लालू जी आपको किसने नजरबंद कर रखा है? मैं उनका दुख मैं समझ सकता हूं, और जब बेटी ऐसी बातें बोलती है तो सोचिए वो घर से कितना परेशान हुई होंगी। ऐसे में उनकी भावनाओं के साथ मैं पूरी तरीके से हूं। एक भाई होने के नाते मैं भी उनकी भावना के साथ हूं। राजद की अराजकता बाहर जो झलकता था अब घर के अंदर भी झलक रहा है, और इस मानसिकता के लोग जो अपने परिवार को समेट के नहीं रख सकते, वो बिहार को कैसे चला सकते? परिवार का मामला है, परिवार के लोग जवाब देंगे, और ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसको देखेगा पूरे मामले को। रोहिणी आचार्य की पीड़ा पर बीजेपी के आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने भी पोस्ट कर कहा, एक बेटी ने पिता को किडनी दान की। लालू प्रसाद ने बेटी का सम्मान नहीं किया, बेटी से ज्यादा बेटे को तरजीह दी। लालू परिवार की यही मानसिकता है, इनसे महिला सम्मान की अपेक्षा अनुचित है। तो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी बेटी के साथ ऐसे बर्ताव पर सवाल खड़े किए। ये कहीं न कहीं उस मानसिकता का परिचायक है जिस जंगल राज के लिए पूरा शासन जाना जाता था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं इन लोगों की अंदरूनी समस्याएं ठीक हो। जिस रोहिणी आचार्य ने किडनी देकर लालू जी की जिंदगी बचाई और आज उसको ये दिन देखना पड़े, ये उचित नहीं है। लालू परिवार के घर का झगड़ा अब सड़कों पर आ गया है। रोहिणी के पोस्ट और बयान के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। लालू परिवार में जारी उथल पुथल के बीच सियासी चर्चाओं का दौर काफी तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के लिए एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव वोटर हमेशा से वोट करते आए, लेकिन 2025 के चुनावी नतीजे आने के बाद ये साफ हो गया कि सीमांचल के मुसलमानों को आरजेडी से ज्यादा हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी पर भरोसा है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। बिहार में आरजेडी का मुस्लिम यादव समीकरण पूरी तरह से फेल रहा। खासकर सीमांचल में जहां मुस्लिम वोटरों की आबादी काफी ज्यादा है, वहां असदुद्दीन की एआईएमआईएम ने 2020 का प्रदर्शन दोहराते हुए 5 सीट जीत लिया, जो ये साबित करता है कि सीमांचल के मुसलमानों ने तेजस्वी की जगह असदुद्दीन ओवैसी को अपना नेता मान लिया है।
जो एमवाई समीकरण की बात राजद करते थे वह इस बार टूट चुका है और एआईएम ने उस सीट पर कब्जा कर लिया है। लिहाजा 5 सीट सीमांचल में एआईएम को मिली है और मात्र 1 सीट राजद के खाते में गई है। चुनाव प्रचार के दौरान ओवैसी ने मंच से कई बार आरजेडी पर मुसलमानों के अपमान का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा था कि आरजेडी मुसलमान सिर्फ दरी नहीं बिछाएगा, नेतृत्व करेगा। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो बताओ मेरे अमूर की जनता, क्या अब्दुल्लाह का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बताओ क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता बिहार का? एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद सभी को साथ लेकर चलते थे, जबकि तेजस्वी यादव मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं। मैं कह रहा हूँ लालू जी अगर होते तो समेट कर चलते। मैंने अक्सर कहा है लालू जी के राजद में और तेजस्वी जी के राजद में जमीन और आसमान का फर्क है। वो माई समीकरण को लेकर चलते थे। ये A to Z के नेता हैं, ये बड़े विद्वान नेता हैं। करारी हार के बाद कांग्रेस ने भी माना है कि एआईएमआईएम की वजह से महागठबंधन को नुकसान हुआ है। ओबीसी को तो पूरे बिहार में कहीं जगह नहीं मिलता है, कोसी और सीमांचल उनका जगह है और पहले भी था, आज भी है। उससे मेरा कोई फर्क नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। तब कुछ जगहों पर तो हानियां तो करते हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पिछली बार आरजेडी ने एआईएमआईएम के 4 विधायकों को तोड़ दिया था, जिसका जवाब यहाँ के मुसलमानों ने इस बार दिया है। साथ ही आरजेडी की हार के लिए नीतीश और मोदी के विकास योजनाओं को भी दे दिया है। पूर्णिया से न्यूज़ 18 के लिए कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और देखिए, आरजेडी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने लालू प्रसाद के साथ बिताए गए पलों को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। शिवानंद तिवारी ने लिखा, बिहार आंदोलन के दौरान लालू यादव और मैं फुलवारी शरीफ जेल में एक ही कमरे में बंद थे। लालू यादव उस आंदोलन का बड़ा चेहरा थे, लेकिन उनकी आकांक्षा बहुत छोटी थी। तब लालू यादव ने अपने भविष्य के सपनों को मुझसे साझा किया था। लालू ने मुझसे कहा था कि बाबा, मैं राम लखन सिंह यादव जैसा नेता बनना चाहता हूँ। लगता है कि कभी कभी ऊपर वाला शायद सुन लेता है और आज दिखाई भी दे रहा है कि उनकी वो इच्छा पूरी हो गई है। उनकी पार्टी के मात्र 25 विधायक ही जीते। मन में ये सवाल उठ सकता है कि मैं तो स्वयं उस पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, उसके बाद ऐसी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, ये अतीत की बात हो गई। तेजस्वी ने मुझे न सिर्फ उपाध्यक्ष से हटाया बल्कि कार्यकारिणी में भी जगह नहीं दी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैं कह रहा था कि एसआईआर लोकतंत्र के विरुद्ध साजिश है। इसके खिलाफ राहुल गांधी के साथ सड़क पर उतरो, संघर्ष करो, पुलिस की मार खाओ, जेल जाओ। लेकिन वो तो सपनों की दुनिया में मुख्यमंत्री का शपथ ले रहा था। उसको झकझोरकर उसके सपनों में मैं विघ्न डाल रहा था। लालू यादव धृतराष्ट्र की तरह बेटे के लिए राज सिंहासन को गर्म कर रहे थे। अब मैं मुक्त हो चुका हूँ, फुर्सत पा चुका हूँ, अब कहानियां सुनाता रहूंगा। बढ़ते आगे, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। मुलाकात के बाद कुशवाहा ने बिहार की जनता को धन्यवाद किया और ये कहा कि इतना प्रचंड बहुमत देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। उस पर उन्होंने कहा कि हमने जब एक दूसरे से मुलाकात की तो एक दूसरे को बधाई भी दी है। मंत्रिमंडल में शामिल होने के सवाल पर कहा कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसके जवाब के लिए इंतजार करना होगा। उपेंद्र कुशवाहा, आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, आपकी मुलाकात हुई है केंद्रीय मंत्री और बिहार के चुनाव प्रभारी बीजेपी के धर्मेंद्र प्रधान से, क्या बातचीत हुई है? बातचीत अभी के समय में क्या हो सकती है? जीत हुई है इतनी बड़ी, बिहार की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है, तो आकर हमने बधाई दी, उन्होंने भी मुझको बधाई दी, बस यही है। अभी और क्या बात हो सकती है? अब तो सरकार गठन की तैयारी है, तो मंत्रिमंडल को लेकर के चर्चा हुई है, कुछ आपकी पार्टी शामिल हो रही है मंत्रिमंडल में? अब देखिए, यह सब विषय खुद ही पता चलेगा कि कब क्या होगा। इस पर बहुत अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। विशेष रूप से आप लोगों को दिल्ली बुलाया गया है सहयोगी दलों से। कल जेडीयू के नेताओं से बात हुई, आज आपकी मुलाकात हुई है चुनाव प्रभारी से, तो निश्चित रूप से माना जा रहा है कि सरकार गठन को लेकर के अब चर्चा हो रही है। अब स्वाभाविक रूप से ना, अभी जो समय है इसमें मुलाकात होगी एनडीए के अलग अलग दल के नेताओं के साथ, तो चाहे या न चाहे चर्चा तो होगी ही।
तो निश्चित रूप से चर्चा तो होती ही है। आखिर में एक महत्वपूर्ण सवाल है सर, आपकी पार्टी मंत्रिमंडल में शामिल हो रही है, बिहार सरकार में शामिल हो रही है। अब देखिए कुछ सवाल ऐसा है जिसके जवाब के लिए इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, मिल जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं उपेंद्र कुशवाहा, जिनका कहना है कि कुछ सवालों के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होता है, लेकिन इनकी अभी चुनाव प्रभारी बीजेपी के धर्मेंद्र प्रधान से इनकी अभी मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा बाहर यहाँ से निकल रहे हैं। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।